वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 24 नवंबर। 24 नवंबर को काफी सारे नए नए और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमें कवर अप करने हैं, तो उसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा अपनी क्लास को। आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि जो भी हमारा चैनल है उससे आप टेलीग्राम पहले तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ पेड है। वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री रही थी और आगे भी फ्री ही रहेंगी, लेकिन जो पीडीएफ है ना वो पेड रहेगी। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप सब लोगों से एक गुजारिश ये है कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लो। और जो आपको जिस किसी को भी लगता है कि आपको पीडीएफ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आर्टिकल्स को। मेन इंपॉर्टेंट तो वही है। तो आज के आर्टिकल्स हम लोगों के ये हैं आपके सामने। चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अभी की इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट है, क्या दशा चल रही है, अफीम के कल्टीवेशन के बारे में, दुबई का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और लचित दी वॉरियर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले आज की इंडियन इकोनॉमी की स्टेट, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आईएमएफ ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें उन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट को 6.1% बोला है। आईएमएफ का ये काम होता है कि सारी कंट्रीज की ग्रोथ रेट को ये बताए कि अगले साल में वो आने वाले ईयर में या इस ईयर में किस तरीके से ग्रोथ करने वाली, कितने परसेंट से ग्रोथ करने वाली। आईएमएफ जो है वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक से अलग है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का काम भी डिफरेंट है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि जो ये हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईएमएफ ने, जिसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई ये जो आईएमएफ का जो पूरा प्रोग्रेशन आया है ये बाकी वर्ल्ड से तो कम है, लेकिन एवरेज से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई कोविड-19 के बाद से इंडिया की इकोनॉमी में काफी अच्छी ग्रोथ आई है। वर्स्ट हिट हुए थे, बिल्कुल हुए थे, लेकिन अभी अभी फिलहाल में ये काफी इंक्रीज हुआ है। जीडीपी डिक्लाइन हो गया है 2020 के कुछ टाइम में, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा जो है ये इम्प्रूव हुआ है। और ग्रोथ रेट है 6.3% से इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर और ये सब चीजें भी इंक्रीज हो गई हैं। तो ये सब चीजें इंक्रीज होने की वजह से थोड़ा सा कंसर्न जो है वो कम हो गए हैं। और ट्रेड में डेफिसिट भी काफी ज्यादा है। मार्केट्स नई नई निकल के आए हैं। मार्केट्स नई नई निकल के आने का मतलब मेरा ये है कि नई नई इन्वेस्टमेंट्स जो है वो देखने को मिली है। मार्केट्स नए का मतलब यही होता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो काफी सारी देखने को मिली है। लेकिन चाइना के साथ अभी हम ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। इंडिया का जो ट्रेड है पूरा वो लॉस में जा रहा है। और अभी फिलहाल के लिए हमारा जो ट्रेड है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा, ऐसा बोला गया। तो ये कुछ इकोनॉमी की इस बार का डेटा है जो आप दिमाग में रख सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काफी जो है वो कम देखने को मिला है, मतलब डिक्लाइन हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और साथ ही साथ एचडीआई भी रिलीज होता है। एचडीआई में भी यही बात बोली गई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमारा, वो एक कॉम्पोजिट जो इंडेक्स है वो भी इस तरीके से ही वर्क करता है। तो एक तरीके की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि आपको दिमाग में रखनी है, आपको आइडिया होना चाहिए जिसका। ठीक है, तो अभी बेसिक बेसिक एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आपको मैंने बेसिक बेसिक फैक्ट्स कवर करवाए हैं। थोड़ा सा मैं आईएमएफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि बेसिकली आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिस नाम से ये जाना जाता है, ये हर कंट्री का एक तरीके से ग्रोथ को चेक करता है। यूएन के अंडर ही काम करता है। 190 कंट्रीज इस आईएमएफ से आज के समय में जुड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और ये बनाया गया था 1945 में। 27 दिसंबर 1945 में इसको बनाया गया था। और इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है। इसकी जो हेड, अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी, वो एक फीमेल है, क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। और इंडिया की क्या कोई यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन है? बिल्कुल है। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर गीता गोपीनाथ।
ठीक है। तो गीता गोपीनाथ जो है वो यहाँ पर एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, और ये पहली एमडी बनी है जो कि इंडिया की तरफ से भी रही है। तो चीफ इकोनॉमिस्ट की तरह से रही थी पहले, अब ये चीफ एमडी भी बन चुकी है। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। इंडिया में अफीम का कल्टीवेशन प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि पॉलिसी सरकार ने थोड़ी सी चेंज करी है। कंसंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉज जो है वो अफीम की खेती को बढ़ाने के लिए ये चीज किया गया है। ये सरकार ने, क्योंकि जब से अफीम की खेती के ऊपर और टारगेटेड ये जो है नारकोटिक्स कैंपेन वगैरह से थे, इसके ऊपर काफी सारी बातें चल रही थी, तो इसीलिए अफीम की कल्टीवेशन जो है उसको स्टॉप करने के लिए ये स्टेप जो है अलग से लिया गया। मेवाड़ का जो रीजन है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है, वहां पे अच्छा खासा अफीम की खेती की जाती है, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट खेती कहा जाता है। तो वहां पर 200 सालों से यही खेती चल रही है, और इस खेती को मध्य प्रदेश में अफीम कहते हैं और राजस्थान में अमल प्योर कहते हैं। तो अफीम की प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए एनसीबी, सुना होगा नाम, एनसीबी, नेशनल सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो पूरा इसको हैंडल करती है। और अभी इन्होंने, सरकार ने जो पॉलिसी का चेंज लाया है उसकी वजह से फार्मर्स में काफी जबरदस्त यहाँ पे गुस्सा है सरकार को लेके। तो बात यही है कि अफीम की खेती क्या इंडिया में एक तरीके से, क्या उसके लिए चेंजेस होने चाहिए। अगर फार्मर्स के साथ यहाँ पे बात करें तो क्या कंसर्न होना चाहिए, क्या लाइवलीहुड होनी चाहिए, क्या ड्रग्स एब्यूज किस तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर काफी सारे अभी डिलेमा है, दुविधा चल रही है। क्योंकि क्या है कि अभी जो फार्मर्स हैं वो जो इस पे डिपेंडेंट है, उनका पूरा का पूरा एक जो प्रॉफिट है, फैमिली बिजनेस है, वो खराब हो जाता है इससे। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। तो ये आर्टिकल प्रीलिम्स और मेंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली बस दिमाग में रखने वाला एक आर्टिकल है, छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। दुबई में क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर ये बोला गया है, यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसमें ही दुबई आता है, वहां पर उन्होंने इनएडिक्वेट तरीके से एनुअल यूएन क्लाइमेट्स में ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। यूएई ने तो देखो इस पूरे जो क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने यहाँ पर जो है तेल उत्पादन के ऊपर जो बात हो रही है उसमें यही बोला गया है कि ये पूरे जो आरोप लगाए गए हैं उनको उन्होंने आश्चर्यजनक और निराधार करके बता दिया। तो यहाँ पर जो ये सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहाँ पे अरेंज की जाती है, जो कि पूरा यूएनएफसीसी के अंडर आता है, जिसकी पहली मीटिंग बर्लिन जर्मनी में भी कंडक्ट की गई थी, उसके बाद से फिर वो शुरू होता गया। और ये सब स्टार्ट काफी सालों से हो रहा है, यूएनएफसीसी के जो समिट्स हैं वो हर साल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही एक इम्पोर्टेंट, इंडिया का भी यहाँ पर काफी अच्छा रोल रहा है हमेशा से ही। इंडिया जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक आती है, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम हमेशा से तैयार हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमेशा से काम करेंगे। मीटिंग्स इसके अंदर जो भी हुई है यहाँ पर, उसमें यही बोला गया कि हम लोगों को नेट जीरो एमिशंस रखने हैं 2070 तक आते आते। और साथ ही साथ इसमें इंडिया ने भी 50% उसकी एनर्जी डिमांड को रिन्यूएबल सोर्सेज से कंप्लीट करने की बात भी कही है। तो यही है पूरा, एक इंडिया का रोल भी इसमें सीओपी में काफी ज्यादा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। सो बेसिकली यहाँ पर जो क्रिटिसाइज किया उसी के ऊपर बात है। आपको इस वाले आर्टिकल में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि सीओपी जो है वो हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। सीओपी एक तरीके से जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके यूएनएफसीसी का सारा काम देखती है, सारी की सारी उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ देखती है, और हर साल मिलते हैं ये लोग। पहली आपको मैंने बता दी बर्लिन जर्मनी में हुई है, उसके बाद से फिर ये मेन इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो बॉन के अंदर है, BONN वहां पर है। अभी जो लास्ट कंडक्ट हुआ है वो हुआ है COP28, जो कि कहाँ पे हुआ है, दुबई, जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी, यूएई में। इससे पहले वाला श्रम अल शेख इजिप्ट में, फिर उसके पहले ग्लासगो में भी हुआ, वहीं पर ही मोदी जी ने वो वादा किया था कि 2070 तक आते आते हम लोग नेट जीरो जो है वो क्लाइमेट का कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड लिखा है ना, BONN, कहाँ पे है ये भी जर्मनी में ही है।
बर्लिन भी जर्मनी में है और बॉन भी जर्मनी में। कल को मार्क फॉलोइंग में कुछ आ जाता है ऐसा, तो आपको पूरा दिमाग में रखना है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन ना दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से कब क्या क्वेश्चन किस प्रकार का बन जाए वी डोंट नो। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ ले, मैथ्स द फॉलोइंग करवा ले, कुछ भी इधर उधर का पूछ ले, वी डोंट नो, है ना। तो अपने को थोड़ा सा जब भी हम पढ़ रहे हैं चीजों के बारे में, थोड़ी आइडिया पूरा होना चाहिए, आसपास की चीजों का भी पूरा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे ना तो ऐसे ही बन जाते हैं और हमको पता नहीं चलता। तो जब भी आप पढ़ो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। सीओपी एक तरीके से रिटन अग्रीमेंट, रिटन अग्रीमेंट होता है प्रॉपर। इसी में ही सीओपी में ही बहुत सारे कन्वेंशंस हैं बायोडायवर्सिटी को लेके, आपने सुने ही होंगे क्योटो प्रोटोकॉल, सुना होगा पक्का ये तो, क्योंकि बड़ा ही न्यूज में रहता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो वो सारी जो है वो चीजें वो भी इसी का ही वन ऑफ द पार्ट होता है। चलिए हमारे आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ भी बढ़ लेते हैं। वो है लचित द वॉरियर। अभी एक मूवी, आपको लचित नाम से कुछ तो समझ में आया होगा। ये असल में लचित जो है एक मूवी है यहाँ पर, लचित द वॉरियर मूवी है, जो कि किस पे बेस्ड है, लचित बोरफुकन से। लचित बोरफुकन जो है ये एक अहोम बोरफुकन से बिलोंग करने वाले, जो कि अहोम आर्मी को लीड करते थे। अहोम से कुछ याद आया, अहोम आर्मी आसाम की आर्मी है। अहोम किंगडम पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मतलब डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा। आसाम से है, जिन्होंने यहाँ पर मुगल फोर्सेस को काफी जबरदस्त लथाड़ा था। तो लचित बोरफुकन नाम ये है इनका। इन्होंने बहुत तरीके से मुगल से बचाया था अपने पूरे एरिया को। ये राम सिंह की कमांड के अंडर पूरा ये लड़ाई लड़ी गई थी, और उसके बाद उनकी जो है 1672 में लचित बोरफुकन की डेथ हो गई थी। तो लचित द वॉरियर के नाम से एक मूवी आई है 19 मिनट की, जो कि अहोम के जनरल लचित बोरफुकन को एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। और इस मूवी को 2023 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो गोवा में होने वाला है, उसमें भी यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। समझे, तो ये इसकी खास बात थी। अगर मैं लचित बोरफुकन के बारे में बताऊं तो 24 नवंबर, जो जिस डेट के हम लोग करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, उन्हीं उसी दिन उनका जन्म हुआ था। अहोम आर्मी के लीडर थे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अहोम आर्मी को संभालते हुए मुगल्स के अगेंस्ट अपनी बैटल को लड़ा था, जिसमें बैटल का नाम है बैटल ऑफ सरायघाट। ठीक है, तो बैटल ऑफ सरायघाट किससे जुड़ी हुई है याद रख लीजिएगा। कहाँ से, इन्होंने मुगल को, गुवाहाटी असम में है ना, असम की ही रीजन में आती है गुवाहाटी, उसकी कैपिटल नहीं, कैपिटल तो दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी में आता है, गुवाहाटी असम में आता है। तो उस रीजन में उन्होंने यहाँ पर पूरा ब्रिटिश को या सॉरी मुगल्स को यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, अहोम किंगडम से, अहोम किंगडम से ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने खूब बैटल्स लड़ी है, पर सराय घाट की बैटल इनकी काफी फेमस है। ये जो है 1671 में ये बैटल हुई थी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट, जो कि गुवाहाटी का पार्ट है, वहां पे किया गया था। वहां पर एक ट्रीटी फिर साइन हो गई थी, ट्रीटी ऑफ सराय घाटी कहते हैं उसको। उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त नेवल स्ट्रैटेजीज को दिखाया था, जिसकी वजह से इनको खूब जाना जाता है। जैसे हम हर एक जगह पे अलग अलग जानते हैं बहुत से लोगों को, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर महाराणा प्रताप को हम जानते हैं मेवाड़ के रीजन में, छत्रपति शिवाजी को हम महाराष्ट्र में मराठा किंगडम के लिए जानते हैं, ऐसे अहोम किंगडम में लचित बोरफुकन को भी जाना जाता है। और लचित बोरफुकन जो है एक अलग से यहाँ पर अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि एनडीए क्रॉस करने वाले एक बेस्ट कैंडिडेट को 1999 से ये अवार्ड दिया जाता है। लचित दिवस भी मनाया जाता है 24 नवंबर को, जिस जिस दिन के हम करंट अफेयर्स पढ़ रही है, उस दिन यहाँ पर लचित दिवस भी मनाया जाता है। तो क्लियर सी बात थी, छोटा सा यहाँ पर याद रखिएगा। आज का हमारा बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कहता है साइंस और रिलीजन में क्या आपस में डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपका सीधा सीधा है साइंस और रिलीजन, क्योंकि साइंस रिलीजन नहीं मानता है। उसी पे ये सवाल है कि साइंस और रिलीजन में किस प्रकार से और क्या अंतर है। तो देखो भाई, जो हमारा साइंस है और जो हमारा रिलीजन है, वो सबसे पहली चीज, साइंस जो है ना वो अलग चलता है। विज्ञान आधारित समाज जो है वो लोगों से प्रश्न पूछता है, जैसे हम लोग साइंस में चीजें पढ़ते हैं। अब जो कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट होती है उन चीजों की। साइंस चेंज मांगता है हर चीज के ऊपर, उस चेंज को अपनाता भी। जबकि आस्था, रिलीजन, वो कहता है कि भाई ऐसा था, हमेशा से ऐसा होता है, तो अब भी ऐसा ही होगा।
तो साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट है, वो धीरे धीरे हो सकता है कल को ट्रेडिशन बन जाए, परंपरा बन जाए, और समय बीतने पर परिवर्तन आ भी सकता है, जैसे आया भी है बहुत सी चीजों में। तो ये एक तरीके से तीनों स्टेटमेंट्स को आप अगर अब वीडियो पॉज करके तसल्ली से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल अपने आप में सही लिखी हुई हैं, सही कहने की बात कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। समझ रहे हो? तो ये आप बेसिकली याद रखिएगा, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ऐसे सवाल भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। इसका आंसर 1, 2 एंड 3 डी हो जाएगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, शुमांग लीला। अगर आप में से किसी बच्चे ने नाम सुना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता रही हूँ, शुमांग लीला का फेस्टिवल होता है, मणिपुर में फेस्टिवल मनाया जाता है, इसलिए ये न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो शुमांग लीला मणिपुर, जो कि आप जानते हैं मणिपुर को शुमांग लीला के नाम से फेस्टिवल होता है, और ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है थिएटर की। और यहाँ पे क्या होता है, फीमेल के जो रोल होते हैं वो मेल प्ले करते हैं, और मेल के रोल फीमेल, ऑपोजिट चलता है। तो पूरा एक शुमांग लीला करके एक फेस्टिवल है, जो कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेशन की जाती है मणिपुर में। ठीक है, वेयर द रोल्स ऑफ वुमेन आर प्लेड बाय मेन, लुपी शाबीज कहते हैं उनको, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ओपन एयर में होता है, पूरा का पूरा ओपन एयर में होता है। और इसमें जो है ह्यूमनिज्म, अलग अलग जो है प्लेस दिखा के थिएटर की फॉर्म में बंधुत्व, सहिष्णुता, आत्मविश्वास, भक्ति, सच्चाई को दिखाया जाता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि शुमांग लीला जो है उसका मतलब क्या होता है। तो ये प्ले ऑफ कोर्टयार्ड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्ले ऑफ कोर्टयार्ड तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन वाटर साइड कोर्टयार्ड नहीं होता, वाटर नहीं, ये तो ओपन एयर होता है, तो वाटर के साइड कैसे हो जाएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे मेतई, एक्चुअली में ना वैसे तो इसका इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ना वो यही है, कोर्टयार्ड प्ले, लेकिन मणिपुर की कौन सी लैंग्वेज होती है, मेतई, तो मेतई लैंग्वेज में इसको शुमांग लीला के नाम से जाना जाता है। समझ गए भाई? तो इसमें ये स्टेटमेंट हो गई 1 और 3 वाली, आंसर इसका करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ 1 और 3 हो गई, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लो आप। चलिए भाई आज की क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारी मीडिया के ऊपर, कि भाई जो मीडिया है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको रेगुलेट कर दोगे और उस पर रोक लगा दोगे। तो बस आपको ये समझाना है कि मीडिया और जितना भी ये ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो ब्रॉडकास्टिंग अगर हम उसको रोके, स्टॉप करने की कोशिश करें, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये बताना है कि मीडिया की रेगुलेशन और मीडिया का एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। राइट एवरीवन, यहाँ तक अपनी इंफॉर्मेशन को, स्टोरीज को कंप्लीट कीजिएगा। ये सब आपको पढ़ के जाना है, सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन सबसे सवाल बनते हैं, और इन्हीं से ही चीजें कुछ ना कुछ पूछी जाती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना भी बताया जाए वो कंप्लीट करो, टाइम निकालो, पढ़ो। वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड हो चुके हैं, उनको भी पढ़ो। वीकली करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है, वीकली करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, उनको पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर कीजिएगा, पढ़िएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।